नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआरसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संविधान के दूसरे अध्याय की, यानी कि आज एक बहुत ही अहम चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है मूल अधिकार। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है, सबसे पहले इस बात को हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, संविधान के पूरे जितने भी अध्याय हैं, सबसे अहम भूमिका या सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर कोई है पूरे संविधान को लेकर तो वो मूल अधिकार है। मतलब किसी व्यक्ति के अपने अधिकार के बारे में तो कम से कम जरूर ही जान लेना चाहिए। आइए हम बात करते हैं संविधान के मूल अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये मूल अधिकार है क्या बेसिकली। ठीक है, मूल अधिकार अगर हम इसको परिभाषित करें तो दोस्तों ये भौतिक विकास, किसी भी मानव का भौतिक विकास में क्या है, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये तीनों विकास भौतिक विकास में आ जाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास की अगर बात करेंगे तो वो भौतिक विकास में आ जाता है। मूल अधिकार भौतिक विकास का भी काम करता है। नैतिक विकास का क्या मतलब होता है, व्यक्ति आत्मिक रूप से जागृत हो, है ना, मन से जागृत हो, यानी कि आध्यात्मिक और आत्मिक नैतिकता उसमें आए, ऐसा विकास को डेवलप करना, ऐसे अधिकार उसको सचेत करना इस बारे में, यह है मूल अधिकार। मूल अधिकार कितने, दो, भौतिक और नैतिक। ठीक है, भौतिक में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आ जाते हैं, नैतिक में आध्यात्मिक विकास होता है। यह है हमारा मूल अधिकार। हमारे संविधान में आपको खूब मालूम है कि हमारा संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे टोटल लिखने में। जब हमारा संविधान बना तो तकरीबन 60 देशों के संविधान को मिलाकर हमारे देश के संविधान को तैयार किया गया। इसमें जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यानी कि अगर परीक्षा में पूछा जाए कि हमारा संविधान में जो मूल अधिकार है वो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न, बहुत ही बार, कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारा संविधान उद्धृत है या लिया गया है। ये संविधान भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है। आपको मालूम है कि मूल संविधान के टोटल 22 भाग हैं। वैसे इसको संशोधन करके 25 भागों में टोटल कंप्लीट किया गया है। उसी में से एक भाग है 3 में मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जिक्र किया गया है मूल अधिकार का। एक और खास बात मैं बता दूं, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है, समझ लीजिए कि इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आप लोगों के समक्ष आज मैं ला रहा हूं। ये भाग 3 मैग्ना कार्टा क्या है, पहले ये जान लीजिए। मैग्ना कार्टा क्या है, एक घोषणा पत्र है जो इंग्लैंड के किंग जॉन नाम का एक व्यक्ति था। ये घोषणा पत्र है, क्या है, एक घोषणा पत्र है। इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में सामंतों के दबाव से बनाया गया था। यानी कि पहला लिखित पत्र था एक, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मूल अधिकार किसी व्यक्ति के जीवन और चेतना को या उसके जीने के अधिकार को पूर्ण करता है या पूरा करता है। तो याद रखना क्या है हमें, कि भाग 3 जो संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ये सबसे पहले एक घोषणा पत्र है, इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव से जारी किया गया था। अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। कौन, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था, अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। सर्वप्रथम फ्रांस ने, अगर यह प्रश्न आए कि सबसे पहले पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में किस देश ने मूल अधिकार को अपने संविधान में अडॉप्ट किया, तो सबसे पहले फ्रांस ने किया था 1789 में, यानी कि 1789 में। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 1789 में सबसे पहले दुनिया में फ्रांस ने अपने संविधान में मूल अधिकार को अडॉप्ट किया था, लिखा था। यानी कि अपने यहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार फ्रांस ने 1789 ईस्वी में दिया था। हमने कहाँ से लिया, तो हमने यूएसए से लिया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ किंगडम, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किस देश ने अपने संविधान में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मूल अधिकार लिखा या अपने व्यक्तियों को दिया, वो है फ्रांस। कब, 1789 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुल टोटल कितने थे मूल अधिकार? मूल अधिकार 7 थे, अभी कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, टोटल कितने थे? 7 हैं, कितने वर्तमान में? 6। 44वें संविधान संशोधन 1978, 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में एक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था और उसको एक विधिक कानून बना दिया गया था, कानून के अधिकार में रख दिया गया था। वो अनुच्छेद है 300A, या इसको हिंदी में कहें 300 क, अनुच्छेद 300 क में इसको, अनुच्छेद 300 क में इसको हटाकर कर दिया गया था। कौन सा अनुच्छेद था यह संपत्ति का अधिकार? आर्टिकल 19(1) च, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) च संपत्ति का अधिकार था, जो मूल अधिकार था, उसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो अनुच्छेद 300 क है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, वो देख लेते हैं। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये एक न्यायोचित है। आप मतलब परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि क्या मुख्य ये मूल अधिकार न्यायोचित है? हाँ, न्यायोचित है। अगर इसका कोई हनन करता है, अगर इसको कोई डिस्टर्ब करता है या इसको कोई कोशिश करता है कि दमन कर लिया जाए, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके लिए आपके मूल अधिकार का संरक्षण और गारंटी की जो जिम्मेवारी है वो सुप्रीम कोर्ट को है। सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मूल अधिकार का हनन हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये वैसे इस मूल अधिकार में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 32 के तहत आप या अगर उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। यहां ये नहीं है कि हनन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ही जाएं, आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। यह है कि मूल अधिकार का अगर हनन हो जाए तो आप कोर्ट में इसके लिए आप जा सकते हैं। अगर बात आए कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, इसकी गारंटी कौन देता है कि किसी व्यक्ति का मूल अधिकार सुरक्षित रहेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट देता है। इसके सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। की मूल अधिकार हर एक व्यक्ति को देना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जीवित है, उसको उसके अधिकार चाहिए, इसका संरक्षण देता है सुप्रीम कोर्ट। यह राज्य के खिलाफ व्यक्ति को अधिकार देता है। देखिए, जब कभी भी किसी भी देश में सरकार कोई भी नियम पारित करती है तो वो चाहती है कि ज्यादातर राजनीतिक दृष्टिकोण से उसका नियम लागू हो। ये नियम कई बार विरोध के कारण बन जाते हैं, क्योंकि कई लोग उससे असहमत हो जाते हैं। अगर कोई कठोर कानून सरकार ने ला दिया और बहुत सारे जनता उसके खिलाफ में है या उस कानून से सहमत नहीं है, तो ये मूल अधिकार के तहत इसको लेकर या उसके मूल अधिकार का दमन हो रहा हो उस कानून से, तो सरकार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जाकर और इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकती है। यानी कि राज्य के खिलाफ व्यक्ति को अधिकार देता है ये, राज्य के खिलाफ। ठीक है, अगर कोई दमनकारी नियम लग गया, व्यक्ति के अधिकार उसमें दबाए जा रहे हैं, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जाके न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। ये असीमित नहीं है। देखिए, ध्यान से सुनिए, असीमित का मतलब अगर आपको मूल अधिकार दे दिया, अब जहां राइफल बना रहा है भारत सरकार, वहां जाके कहिए कि देखिए हमको तो मूल अधिकार दिया गया, हमको तो राइफल जहां बनना वहां जाना है, ये उचित नहीं है। यानी कि इसके लिए संविधान में लिखा गया है ना कि युक्त निर्बंधन के अनुसार सीमित किया गया है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी अधिकार है तो आप जहां मन वहां घुस जाइएगा, ऐसे नहीं। जहां परमाणु बन रहा है वहीं घुस जाइए आप, जहां डिफेंस अपना काम कर रहे हैं वहां घुस जाइए, ऐसा नहीं है। मतलब आपको ये असीमित नहीं है, जितना मन उतना आपको छूट नहीं दिया जाएगा। मूल अधिकार का मतलब है कि एक नियम के हिसाब से, एक लिमिट में आपको अधिकार दिया गया है। यह अधिकार स्थायी नहीं है, मतलब स्थायी भी नहीं है। अस्थायी मतलब परमानेंट, कि हमको मूल अधिकार है तो है, हमेशा के लिए नहीं। एक कंडीशन होता है जिसमें बदला जा सकता है, जब देश में कोई आपत्तिजनक संकट आ जाए और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ये क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए। राष्ट्रीय आपातकाल लगे, पूरे देश में अगर आपातकाल लग जाए, ध्यान से सुनिएगा, किस कंडीशन में मूल अधिकार निरसित कर दिया जाता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र किया गया है हमारे संविधान में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। आर्टिकल 20 और 21 को अगर छोड़ दें, क्या है 20 और 21? दैहिक स्वतंत्रता,
दैहिक यानी कि किसी व्यक्ति के मृत्यु से संबंधित बात, दैहिक स्वतंत्रता, 20 और 21 को छोड़कर मूल अधिकार के समस्त प्रावधान को निरसित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। कब? जब आर्टिकल 352 देश में लागू हो। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लागू हो तो आर्टिकल 20 हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के समस्त मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 20 और 21 को छोड़ के समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं। ठीक है, एक और बात, सबसे मजेदार बात है, मैंने यहां नोट में यहां दिया है। देखिए 1931 में ना कराची में एक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। कब? 1931 में, 1931 में। अध्यक्षता कौन कर रहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में कराची के एक अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे थे और उसी में एक घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया था। उस घोषणा पत्र में सबसे पहले हमारे मूल अधिकार का या फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। ध्यान से सुनिए फिर से, 1931 का सन था, कांग्रेस कराची में अधिवेशन कर रही थी, उसकी अध्यक्षता पटेल कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल। उसमें एक घोषणा जारी किया कांग्रेस ने। उसमें क्या था? सबसे पहले एक लिखित पत्र में फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया था। अगर परीक्षा में एक प्रश्न पूछे कि सबसे पहले लिखित पत्र के रूप में सबसे पहले हमारे भारत में कब इसका जिक्र किया गया, तो कराची अधिवेशन, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। अच्छा, वो जो घोषणा पत्र है ना, उसके प्रारूप को तैयार करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान के घोषणा पत्र जो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची में किया जा रहा था, उसके प्रारूप तैयार करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये हमने अलग इसलिए नोट्स में लिखे हैं कि आपको मालूम हो कि सबसे पहले भारत में कब मूल अधिकार का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये टोटल मूल अधिकार की बात है। मैं क्विक रिवीजन एक बार करा देता हूं। मूल अधिकार क्या है? भौतिक और नैतिक विचार को देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भाग 3 में इसका जिक्र है, 1235 अनुच्छेद है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जॉन किंग द्वारा 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा एक उधर के सामंत लोग जो थे उनके दबाव पे मैग्ना कार्टा एक लिखित दस्तावेज के रूप में पारित किया गया था। ठीक है, सर्वप्रथम फ्रांस ने इसको अपने देश में, कोई अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले कहाँ, किस देश के संविधान में इसको लिखा गया था, तो सबसे पहले फ्रांस ने अपने देश में लिखा 1789 ईस्वी में। कुल 7 थे, वर्तमान में 6 हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये बदल दिया गया था। जो अनुच्छेद 19(1) था ना, वो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कानून बना दिया गया एक मूल अधिकार से हटाकर। मुख्य विशेषता न्यायोचित है, हनन करने पर न्यायालय में आप जा सकते हैं। गारंटी कौन देता है? तो सुप्रीम कोर्ट देती है। राज्य के खिलाफ व्यक्ति को अधिकार देता है ना, असीमित नहीं है, युक्ति निर्बंधन से सीमित है। यह अधिकार अस्थायी नहीं है। संसद के आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ दें तो जब हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगे, यानी कि अनुच्छेद 352 जब लगा हो हमारे देश में, तो इसको हम सारे मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं सिवाय 20 और 21 को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे मूल अधिकार की। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित बात करेंगे। तो इसमें क्या है, हमने मूल अधिकार अभी देख लिया था शुरू में, है ना, मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको ठीक से आप देखते रहिएगा। अब मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद को हम देखेंगे। चलिए, आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा का मतलब भारत सरकार आ जाएगी। राज्य की परिभाषा क्या है, यानी कि भारत देश क्या है, इसको डिफाइंड किया गया है अनुच्छेद 12 में। मतलब कि सरकार आ गई, मतलब भारत सरकार, संसद, ठीक है, राज्य का विधानमंडल आ गया उसमें, स्थानीय प्राधिकरण आ गए उसमें। तो ये सारी जो पूरी सिस्टम है जो भारत के अंदर काम करती है, उन सब का परिभाषा वही राज्य है, ये अनुच्छेद 12 में कहा गया है। 13 क्या है? मूल अधिकारों से असंगत जितनी भी, यानी कि ये कहा गया है कि वैसा प्रावधान जो मूल अधिकार को जितने दूर तक उसको डिस्टर्ब करे, यानी कि जितने दूर तक मूल अधिकार को वो हनन कर रहा है, उतने दूर तक
वो अधिकार क्या होगा, अल्पीकृत कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसका प्रभाव शून्य कर दिया जाएगा। तो मूल अधिकारों से असंगत, यानी कि वैसा जो कानून सरकार बनाएगी जो मूल अधिकार के खिलाफ होगी, उसका क्या करना है, वो जितने दूर तक मूल अधिकार का हनन कर रही है उतने दूर तक उसको क्या कर दिया जाएगा, उसका प्रभाव शून्य कर दिया जाएगा। तो ये अल्पीकरण का प्रावधान है 13। अब मूल अधिकार 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता का अधिकार। ठीक है, 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार। इसमें जो 14 है वह विधि के समक्ष समता, यानी कि हमारा जो विधि है, यानी कि संविधान के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति का, इस देश के जितने भी नागरिक हैं सबका क्या है, उन विधि के समक्ष समान अधिकार है हर एक चीज में। 15 क्या है, 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति तथा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारा संविधान ये प्रावधान करता है आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 ध्यान से सुनिए, धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी कि इनका निषेध करता है आर्टिकल 15। 16 क्या करता है, ये जितने भी मैं बता रहा हूं ना, ये मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा भाग 3 का। इसलिए हर एक एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आपको बताया नहीं जा सकता। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इससे। 16 क्या है, 16 है अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन के जितने भी कार्य हैं, लोक नियोजन के लोगों से संबंधित जितने भी कार्य सरकार प्रावधान करेगी, उन लोगों में समान अवसर दिया जाएगा। यानी कि लोक नियोजन के कार्य में क्या होगा, अवसर के लिए उनको जो मौका या चांस दिया जाएगा उसमें समानता, उसमें भेदभाव नहीं की जाएगी। यह है 17 क्या है, अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत का निषेध किया गया है। हमारे संविधान में छुआछूत का निषेध किया गया है आर्टिकल 17 में। 18 क्या है, 18 में यह बताया गया है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जो पद होता था ना पहले हमारे संविधान में, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था और भी विनोबा भावे को दिया गया था, फिर सरोजनी नायडू को दिया गया था, बहुत सारे लोगों को पद जो दिया गया था, राजा साहब या कोई पोस्ट, उन सब का क्या है, उपाधियों का क्या कर दिया गया, अंत, यानी कि सभी लोग क्या हैं, बराबर है। उपाधियों का अंत 18 में हो गया। इसके बाद 19 से लेकर 22 तक दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि आप किन किन बातों के लिए देश में स्वतंत्र हैं। ठीक है, 19 क्या कहता है, वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि पेपर वेपर छापना या अपने मन की बातों को उजागर करना या कोई सिस्टम में गड़बड़ी है उस बात को कहना, कुल मिला के बोलना है ना, चाहे वो सिस्टम के खिलाफ हो या आप कुछ भी एक लिमिट में आप कुछ भी बोल सकते हैं जो देश हित में हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि आप देशद्रोह के खिलाफ कुछ आवाज उठा रहे हैं और उसको सुनी जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। वाक और अभिव्यक्ति जो देश हित में हो, ठीक है, या सरकार के किसी नियम के खिलाफ हो, आप बोल सकते हैं। पत्र वत्र जारी करना या पत्रिका या संपादन कर देना, पेपर न्यूज़पेपर को निकालना, ये सब 19 में है। वाक, बोलना, अभिव्यक्ति, अपने आप को किसी के समक्ष प्रस्तुत करने की जो आज़ादी है 19 में है। 20 क्या करता है, 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि। अगर आपने अपराध कर दिया है तो आपको खूब अधिकार दिया जाएगा कि आप अपने दोष सिद्ध करने के लिए कुछ भी वकील वगैरह रखिए और आप अपना दोष सिद्धि के लिए इसमें आपको संरक्षण दिया जाएगा। 20 में क्या दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण। 21 क्या कहता है, 21 बहुत लंबा है, मेनका गांधी के टाइम पे ये केस लड़ा गया था और उस वक्त 21 में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, बहुत सारे सुधार किए गए। 21 कहता है, अगर एक लाइन में याद करें तो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपके शरीर का जो शारीरिक क्षति या विक्षति है उसको आप उसकी संरक्षण देने के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है, वो 21 है, इसी को बोलते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें टोटल बहुत सारे भाग हैं 21 के, उसमें से 21 क है, उसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया है जो 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। 2002 में 86वां संविधान संशोधन में किया गया। कौन सा, 21 क, शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अब क्या है 22, तो 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, है ना, इनका निरोध करना।
जैसे कुछ दशाओं में गिरफ्तारी कर दी जाती है ना, उनका निरोध करना, उनका निषेध करना हमारा 22 करता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, 22 कुछ दशाओं में क्या करना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसका निरोध करना। अब बात आ जाती है शोषण के खिलाफ, है ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण मतलब आपको आपके कार्य के हिसाब से उतना महत्व नहीं दिया जाना, आपका शोषण है, या उतना वैगेज नहीं मिलता है आपको, आप उतने जितना आप मेहनत करते हैं उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, यह है शोषण का अधिकार। जब आपको शोषित किया जाए, 23 और 24 में शोषण का। 23 क्या कहता है, बलात् शर्म का निषेध, जबरदस्ती काम नहीं करना है। दुर्व्यापार जो होता है वो भी इसमें निषेध है। वैसा जो व्यापार गलत हो, गलत नियत से की गई हो, तो बलात् शर्म का निषेध और दुर्व्यापार का भी निषेध होता है। किसमें, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन पे, यानी कि आप कारखानों में अगर ऐसा प्लान कीजिए कि उसमें बच्चे काम ना करें, बच्चे काम करें, इसके लिए निषेध किया गया है 24 में। यानी कि कारखानों में बालकों को नियोजन के लिए निषेध है, ठीक है। बालकों के लिए आप ऐसा कोई नियम नहीं निकाल सकते कि बालक भी आपके कंपनी में काम कर सकते हैं। तो कारखाने में बालकों को काम करने से निषेध किया गया है हमारे अनुच्छेद 24 में, ठीक है। ये बार बार पिछले बार यूपीएसआई में भी मतलब पूछा था, बिहार एसआई में भी पूछा था ये बात कि बलात् शर्म वाला, ये 23 है ना, 24 भी। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमने क्या क्या देख लिया, हमने समानता का अधिकार देख लिया, हमने स्वतंत्रता का अधिकार देख लिया, हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार देख लिया, हमने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देखना है। धर्म की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 25 है, इसमें क्या कहता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, यानी कि आप किसी भी धर्म को आप स्वीकार कीजिए, मानिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए। जो पंजाबी सिख लोग चाकू रखते हैं वो भी धर्म के प्रसार में आता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उनको अलाउ है वो चाकू रखना, ये अनुच्छेद 25 के तहत ही होता है। मतलब आप अपने धर्म का खूब प्रचार प्रसार कीजिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। 26 क्या करता है, 26 करता है उस धार्मिक जो कार्यक्रम हो ना, उनका प्रबंधन करता है। धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यों का क्या करता है, प्रबंधन। तो धार्मिक कार्य के लिए आप आयोजन कीजिए, उसका प्रबंधन कीजिए। इसके लिए हमारा संविधान प्रावधान करता है कि आप स्वतंत्र हैं, इसके लिए आपको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता में ये है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक, ध्यान से सुनिए, धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक है। 25 में क्या बात की गई है, धर्म को अबाध रूप से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको किस में है, 26 में है। 27 में क्या है, तो 27 में ये 26 में हो गया। 27 में क्या है, विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के संदाय, यानी कि कोई भी एक धर्म है, कोई विशेष धर्म, मतलब हिंदू हो सकता है, सिख, पारसी, कोई भी एक धर्म है, उसको आप पोषित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कर इकट्ठा करके उसका जो संदाय होता है उसको डेवलप करने के लिए, विकसित करने का, प्रचार करने के लिए, कुल मिला के आप अपने धर्म के लिए संपोषित कीजिए अपने धर्म को, ये अधिकार देता है हमारा 27। 28 क्या करता है, 28 करता है शिक्षा संस्थानों में, कोई भी शिक्षा संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा की आप व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे जैसे हिंदू धर्म है उसमें आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़वाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि किसी भी शिक्षा में, किसी भी शिक्षा के पद्धति में, किसी भी शिक्षा संस्थान में आप धार्मिक चीज़ों को डाल सकते हैं या धार्मिक चीज़ों की शिक्षा दे सकते हैं। ये अधिकार कौन सा देता है हमारा, ये देता है 28। तो हमारा संविधान जो है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता भी दी जाती है। 29 क्या है, 29 में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिया जाता है हमारा 29 और 30 में। तो 29 क्या है दोस्तों, देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज, जो कम लोग हैं। इंडिया हिंदू बहुल देश है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि धर्म के हिसाब से जो माइनॉरिटीज हैं, जो कम संख्या में है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में, हितों मतलब उनके बारे में, उनके संरक्षण, तो अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, उनके हितों के बारे में कोई भी प्रावधान आप कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान हमारा 29 करता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए संरक्षण प्रदान करता है कौन, 29। 30 क्या करता है, शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा कोई भी, ये 29 शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और उनका प्रशासन, इसके लिए अनुसूचित जातियों के लिए है, माइनॉरिटीज के लिए है, उसके शिक्षा संस्थान की स्थापना और उनका प्रशासन करने के लिए यह अधिकार देता है हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30। चलिए अब बात कर लेते हैं, देखिए
अनुच्छेद 31 क्यों नहीं? क्योंकि आपको खूब मालूम है 1978 में क्या हुआ था, उसको वो संपत्ति का अधिकार था, तो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन उसको संपत्ति के मूल अधिकार से निकालकर और 300 क में डाल दिया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसको मूल अधिकार से हटाकर वो जो संपत्ति का अधिकार है 31 नंबर, उसको 300 क में डाल दिया गया था। अब 32 क्या है? संवैधानिक उपचार। एक बात यहां ध्यान रखिएगा, 32 संवैधानिक उपचार है, यानी कि संविधान में कोई भी मूल अधिकार का हनन करता है उसके उपचार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सीधे 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। यही एक अनुच्छेद है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के तहत राज्य को, मतलब आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। यही संवैधानिक आपका अगर मूल अधिकार हनन हो जाए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में न जाकर, अभी हाल ही में दिसंबर का एक न्यूज है, बोबडे साहब ने बताया कि बहुत सारे जो जिनका मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या जिनको लगता है कि उनके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, वे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं अनुच्छेद 32 को लेकर। लेकिन ये बात नहीं है, आप डायरेक्ट 32 को लेकर संवैधानिक उपचार के याचिका को सुप्रीम कोर्ट में न दायर करके अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में भी दायर याचिका आप कर सकते हैं कि आपका मूल अधिकार हनन हो रहा है। तो मूल अधिकार राज्य के लिए क्या है, मतलब उच्च न्यायालय के लिए 226, और 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार। ये है हमारा, यानी कि कोई भी मूल अधिकार आपका हनन हो रहा है तो आपको कहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मूल अधिकार के संरक्षण और सुरक्षा की गारंटी कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आप बार बार उच्चतम न्यायालय में जाइएगा, आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, संविधान ऐसा प्रावधान करता है जो आर्टिकल 226 में वर्णित है। बाकी जो 3 है ना, 33, 34 और 35, ये 32 तक, 12 से लेकर 32 तक मूल अधिकार है, एग्जैक्टली मूल अधिकार है। लेकिन 33, 34 और 35 ये क्या करता है, मूल अधिकारों से संबंधित जितने भी अन्य उपबंध हैं वो करता है। डायरेक्ट मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार से संबंधित अन्य उपबंध है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको ये कह सकते हैं मूल अधिकार से संबंधित अन्य उपबंध 23, 33, 34 और 35 में है। तो ये हमने आज पूरे मूल अधिकार को देखा। एक बार रिकैप कर लीजिए 2 मिनट में। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, 13 मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण, 14 विधि के समक्ष समता, 15 धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग के आधार पे भेदभाव का निषेध, 16 अवसर की समानता, लोक नियोजन के कार्य में अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का निषेध यानी कि आप छुआछूत का निषेध करता है, 18 उपाधि का अंत, 19 वाक और अभिव्यक्ति की आजादी, 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का निरोध, 23 क्या है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध, तो बलात्सर्म नहीं कर सकते हैं, दुर्व्यापार नहीं कर सकते, इसका निषेध है। कारखानों में बालकों के नियोजन के लिए निषेध है, आप कारखाने में बालकों से काम नहीं करवा सकते। 25 क्या है, 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता, 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है। ध्यान से सुनिए, 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है। 25 धर्म का अबाध रूप से आप संचार प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 26 क्या करता है, धार्मिक कार्यों में आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कीजिए, उसका स्वतंत्रता आपको दी गई है। 27 क्या कहता है, विशेष धर्म को संपोषित करने के लिए कर और संदाय को बनाना, इसके लिए स्वतंत्रता है। 28 क्या करता है, शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को आप चलाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप कोई भी शिक्षित कोई भी इंस्टीट्यूशन है आप उसमें धार्मिक शिक्षा डाल सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। 29 क्या करता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। 30 क्या करता है, शिक्षा संस्थानों में स्थापना और उसका क्या करता है, प्रशासन की व्यवस्था की जा सकती है। जैसा कि मैं बोला 32 संवैधानिक उपचार है। मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइए अनुच्छेद 32 के तहत। इसके अलावा आपको संविधान देता है कि 226 के तहत आप कहाँ जाइए, उच्च न्यायालय में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा मूल अधिकार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।